हेलो फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 के अंदर जो डिस्कस करेंगे उसमें ज़्यादातर हम फोकस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वहाँ पे पूरी थ्योरी जो है उसका हमने डिस्कशन किया। इस चैप्टर के जो बेसिक पॉइंट्स है उसके अंदर 3 पॉइंट्स हम काउंट करते हैं। इट्स ए 3 बेसिक फॉर्मूला काइनेमेटिक्स के। पहला आता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। अब वो जो तीनों के तीनों फॉर्मूला फॉर्म हुए उसके साथ साथ कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपके साथ होनी चाहिए, जैसे कि ग्राफ और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ग्राफ तो के ग्राफ 3 टाइप के आ सकते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ग्राफ के लिए 2 इंफॉर्मेशन होती है, स्लोप एंड एरिया अंडर द ग्राफ। तो हमने वहां पे आपको एक छोटा सा आइडिया दिया हुआ है। ओके, फिर से यहाँ पे हल्का सा वो रिवीजन जो है वो आपको बता देते हैं कि आपको किन किन बातों का पता होना चाहिए। तो आपका ये जो चैप्टर है और एग्जैक्टली आपका आने वाला जो टाइम है जहाँ पे आप बाकी का भी कुछ पढ़ेंगे उसके लिए भी आपका कॉन्फिडेंस वो डेवलप उस बारे में हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के ग्राफ होते हैं। जो भी 3 टाइप के ग्राफ है उसका सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया है ही। ग्राफ जनरली होता है पोजीशन वर्सेस टाइम का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। ठीक है, ये 3 ग्राफ होते हैं जनरली। अब पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, उसका स्लोप यानी y एक्सिस का वैल्यू अपॉन x एक्सिस का वैल्यू। तो जनरली यहाँ पे ये जो हम लिखते हैं तो लिखा ही ऐसे जाता है y एक्सिस वर्सेस x एक्सिस का वैल्यू। ठीक है, तो स्लोप यानी y एक्सिस अपॉन x एक्सिस के हिसाब से यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से मीटर पर सेकंड, यानी ये यूनिट किसका बनता है, वेलोसिटी का। तो इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। इसका एरिया तो कि एरिया अंडर द ग्राफ में दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है, डिस्टेंस इनटू टाइम अपने को कुछ नहीं देता है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, अगर मैं उसका स्लोप निकालता हूं और उस स्लोप में भी आप कह सकते हैं y एक्सिस का वैल्यू अपॉन x एक्सिस का वैल्यू, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो आपको एक्सेलरेशन जो है वो देता है। ओके, और यहाँ पे अगर मैं एरिया अंडर द ग्राफ की बात करूं तो एरिया का मतलब होता है x एक्सिस का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय y एक्सिस का वैल्यू। y एक्सिस पे वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे सेकंड यानी टाइम है, जो आपको मीटर यानी सिंपल वे में हम कहे तो वो हमें डिस्टेंस का आइडिया है वो देता है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप और एरिया दोनों काम के हैं। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ की बात करें तो उसका स्लोप यानी y एक्सिस अपॉन x एक्सिस मीटर पर सेकंड क्यूब, जो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। बट एरिया अंडर द ग्राफ यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड मीटर पर सेकंड बनता है, वो हमें वेलोसिटी देता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए किसका कौन सा पार्ट काम का है, स्लोप और एरिया में से। ये ग्राफ हो तो ये आपको काम में आ सकता है। अगर मान लो आपके पास ग्राफ नहीं है और आपके पास कोई इक्वेशन है, तो ग्राफ हो तो 2 चीजें, स्लोप एंड एरिया। अगर इक्वेशन हो तो फिर से 2 बातें, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो उसमें आप आइडिया ऐसा लगा सकते हैं कि अगर मान लो मेरे पास जो भी इक्वेशन है वो पोजीशन का है तो उसको हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है, ओके, मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ पोजीशन हो, मतलब x का कोई इक्वेशन दिया हो, ऑफ कोर्स इन फॉर्म ऑफ टाइम। इक्वेशन ऑफ पोजीशन हो तो उसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन से हमें वेलोसिटी मिलता है। ठीक है, जैसे इसमें एक स्लोप ही काम का था, एरिया नहीं काम का था, उसी तरह से पोजीशन का इक्वेशन है उसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन काम का है, और पोजीशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलता है, जिसको हम जनरली ऐसा लिखते हैं v इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स। ओके, तो डिफरेंशिएशन भी कह लो, dx बाई dt वेलोसिटी भी कह लो, बात एक ही बनती है। पर अगर मान लो आपके पास
इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी हो। ओके, तो वहां पे दो बातें बनेंगी कि अगर मैंने उसका शॉर्ट में लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन किया, यानी मैंने dv/dt लिखा तो वो मुझे एक्सेलरेशन देता है। ओके, और अगर मान लो मैंने उसका इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन का लिखने का तरीका ऐसा होता है इंटीग्रेशन v dt, जो मुझे पोजीशन है वो देता है। इंटीग्रेशन का साइन है, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं और ये dt है। अगेन आई इंसिस्ट कि अगर आपने आगे की वीडियोस नहीं देखे हैं या तो प्रॉपरली नहीं स्टडी किए हुए हैं तो ये कुछ कुछ बातें थोड़ी सी आपको समझ में कम आएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो पहले दिया गया है उसको अच्छी तरह से समझे, उसका होमवर्क करें, और उस होमवर्क के बाद ही आपको इन सभी बातों का पता बहुत अच्छी तरह से चल सकता है। क्लियर? तो देखो काफी सिमिलरिटीज है यहाँ पे। पोजीशन का ग्राफ हो तो स्लोप काम का है, एरिया काम का नहीं है। अगर इक्वेशन पोजीशन का हो तो डिफरेंशिएशन काम का है, इंटीग्रेशन कुछ नहीं देता। वेलोसिटी का ग्राफ हो तो स्लोप और एरिया दोनों ही देते हैं। स्लोप एक्सेलरेशन देता है और एरिया डिस्टेंस देता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि अगर वेलोसिटी का इक्वेशन है तो डिफरेंशिएशन हमें एक्सेलरेशन देता है और इंटीग्रेशन हमें पोजीशन देता है। ओके, तो उसका मतलब ऐसा कर सकते हैं कि स्लोप जो है वहां पे अगर ग्राफ है तो स्लोप और इक्वेशन है तो डिफरेंशिएशन। तो जो काम स्लोप ने ग्राफ के काम में किया वही यहाँ पे इक्वेशन के जगह पे डिफरेंशिएशन है वो कर रहा है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन होता तो उसमें डिफरेंशिएशन काम में आता या इंटीग्रेशन। अब दोनों ही लगाने से हमें कौन सा वैल्यू मिलता? तो अगर आप कंपेयर करते तो आप सीधा सीधा भी बता सकते हैं स्लोप काम का नहीं है। मतलब अगर एक्सेलरेशन का इक्वेशन है तो उसका डिफरेंशिएशन काम का नहीं है, उसका आप करेंगे इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन a dt यानी एक्सेलरेशन इनटू टाइम हुआ अल्टीमेटली। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको देता है वेलोसिटी। आई होप इट्स क्लियर। इतनी बातें आपकी क्लियर हो तो आपका ये चैप्टर 110% परफेक्ट जा सकता है। एक और पॉइंट था जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, उसका हल्का सा मैं यहाँ पे आइडिया आपको दे देता हूँ कि उसके लिए आपको क्या क्या और एक्स्ट्रा पॉइंट की शायद जरूरत हो सकती है, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो देखिए ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी उसका बेसिक साइड ऐसा लेना है, एक की वेलोसिटी मतलब एक पार्टिकल की वेलोसिटी का दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस हम लेते हैं, या तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना स्पीड में जा रहा है या तो कितना स्लो जाता है। तो यहाँ पे आइडिया बहुत ही सिंपल सा लेना है। अगर मैं ऐसा कहता हूँ वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी मुझे किसके व्हीकल की वेलोसिटी में इंटरेस्ट है तो कि ए की, किसके रिस्पेक्ट में तो कि बी के। तो अगर यहाँ पे ए भी लिखा है तो यहाँ पे वी ए माइनस वी भी आएगा, सिंपल सी बात। पर यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है, दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अगर मान लो वी ए बी ही होता बट व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ऐसा कहना पड़ता कि अपोजिट डायरेक्शन है ना तो वी ए माइनस ही लेना है, पर एक का वेलोसिटी का साइन कैसा हो जाएगा माइनस। तो अल्टीमेटली दैट बिकम्स वी ए प्लस वी बी। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे आप उस बातों को जितना समझेंगे उतना आपको ज्यादा पता है वो चल सकता है। तो देखिए अब यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन चलेगा वो डिस्कशन का मेन पॉइंट अब न्यूमेरिकल्स रखेंगे। दूसरी एक बात भी हम करेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसा भी आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स के पैरेलल आप चाहो तो थ्योरी भी आप उसको पैरेलल रिवाइज आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, पर यहाँ से इस क्वेश्चन से आपको काफी सारी बातों का आइडिया है वो आ सकता है, इसलिए मैं इसको फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। अब मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, जैसे इतना पढ़ा तो सबसे पहला पॉइंट हमारे दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए
कि जैसे हमने वहां पे ऐसा वर्ड यूज किया कि मोटर स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, उसका मतलब ये कि वहां पे उसका इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, तो कि उसका इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो गया। एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड। एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली मतलब उसका कंटिन्यूसली स्पीड बढ़ता गया। स्पीड बढ़ता गया मतलब चेंज इन वेलोसिटी भी बढ़ता गया, मतलब उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ता गया। तो जब कोई जगह पे कोई व्हीकल का एक्सेलरेशन है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पर यहाँ पे उसने बताया कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड था और कितने टाइम के लिए था, तो दैट इज फॉर 10 सेकंड, वो 10 सेकंड्स के लिए था। It then runs at a constant speed and it is finally brought in a rest। यानी ये अलग सिचुएशन हो गई। तो पहली सिचुएशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 10 सेकेंड्स, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास है फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू यू टी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अब देख सकते हैं वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, तो इनिशियल एक्सेलरेशन या तो सिंपल एक्सेलरेशन जो है उसका हमें आइडिया है वो आ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो हमें मिल जाता है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Then after we need to find out the distance traveled by an object or a vehicle or a car, okay, in that 10 seconds with velocity 20 मीटर पर सेकेंड and with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर यहाँ पे बताया था इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 था। ठीक है, so the distance traveled by that car is half at square, ut plus half at square में u 0 हो गया, half at square बचा, acceleration is given, time is given, तो आपको मिलता है 100 मीटर का वैल्यू। आई होप इतना क्लियर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन फिर से देखिए, टोटल डिस्टेंस it then runs at a constant speed and it's finally brought to rest। यानी फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट, इसका मतलब करेंगे उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया इन 40 मीटर विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब ये 100 मीटर ट्रैवल हो गया, उस 100 मीटर के बाद 40 मीटर तक वो शायद चला एंड ब्रॉट टू रेस्ट इन 40 मीटर, एक सेकेंड, हाँ मुझे कुछ, हाँ 40 मीटर with constant acceleration and total distance covered is 640 meters। Find the value of acceleration, retardation and total time taken। ठीक है, तो देखो पहला पार्ट तो क्लियर हो गया, एक्सेलरेशन मिल गया, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो भी मिल गया। सेकंड पार्ट के लिए क्या, तो कि सेकंड पार्ट के लिए ऐसा समझना था कि जैसे वो सेकंड पोर्शन का हमने स्टार्ट किया तो तब तक ये 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका था, देन रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड, मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, वो सेकंड केस बना, एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 40 मीटर, तो वो आपका बन जाता है थर्ड स्टेज। यानी थर्ड पार्ट में उसने 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गया। तो देखो तीन पार्ट में टोटल डिस्टेंस डिवाइड कर दिया, s1 प्लस s2 प्लस s3 इज इक्वल टू 640, जिसमें से s1 हमारे पास था 100, S3 हमारे पास था 40, टोटल बन गया 140। 640 में से 140 जाएगा, बचेगा कितना 500। यानी जो सेकंड पोर्शन है वो कितना ट्रैवल हुआ, तो कि सेकंड पोर्शन जो ट्रैवल हुआ दैट इज 500 मीटर। मिल गया ये आइडिया। अब उसने ऐसा कहा था कि वो जो मिडिल पोर्शन 500 मीटर पे जा रहा था दैट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, और वो भी कितना, तो कि 20 मीटर पर सेकंड व्हिच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, तो आपको टाइम मिल जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वो मिल गया 25 सेकंड्स। ओके, तो फर्स्ट पोर्शन के लिए तो 10 सेकंड्स ही था जो दिया था, यहाँ डिस्टेंस और वेलोसिटी से निकाल लिया, और कितना टाइम लगा, तो कि 25 सेकंड्स। तो पहले का 10, दूसरे का 25। अब तीसरा वाला किस्सा ऐसा है जिसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो तो दिया था ना 20 मीटर पर सेकंड मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। तो सेकंड पोर्शन जो था वहां पे तो स्पीड कांस्टेंट ही रखना था, दैट इज 20। सो आफ्टर कवरिंग द 40 मीटर डिस्टेंस
फाइनली कम टू रेस्ट मतलब 40 मीटर डिस्टेंस आ गया। इनिशियल स्पीड जो थर्ड पार्ट के लिए काउंट करना है वो सेकंड पार्ट का फाइनल वेलोसिटी काउंट करना है, तो वो हो गया देखिए 20 मीटर पर सेकंड, और उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो v स्क्वायर u स्क्वायर एंड 2as का फॉर्मूला। तो देखो, तो जब डिसेलरेट किया मतलब ब्रेक लगाया तभी तो वो रुका होगा। तो v u और s की वैल्यू से आपको उसका एक्सेलरेशन भी मिल गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस एन इंडिकेट करता है कि उसका मतलब जो व्हीकल है, मोटर है, वो डिसेलरेट हो रहा है, मतलब उसका स्पीड धीरे 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 कम हो रहा है। क्लियर? तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो हमें टाइम मिल जाएगा अगेन v इज इक्वल टू यू प्लस at के हिसाब से। तो थर्ड सेशन को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड। फर्स्ट गिवन था 10 सेकेंड्स, दूसरा मिलता है डिस्टेंस के हिसाब से दैट्स 25 सेकेंड्स, और थर्ड किस्से में मिलता है 4 सेकेंड्स। तो बस तीनों को ऐड कर दो, 10 + 25 + 4, सो योर आंसर इज रेडी, 39 सेकेंड। क्लियर? चलो, आफ्टर दैट ये जो 10th क्वेश्चन था, वो 10th क्वेश्चन का डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में किया था, जो काफी इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, और उसको हमने 2-3 अलग अलग तरीके से भी मतलब आइडिया दिया था कि भाई आप T1 भी ले सकते हो, T2 भी ले सकते हो, और T2 ना लेना हो तो आप T - T1 ऐसा भी आप ले सकते हैं। ओके, वहां तक का हमारा आइडिया क्लियर था। अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 12 नंबर। ओके, देखो, उसके साथ साथ जैसे वो 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस बताए थे, एक फोर्थ काइनेमेटिक इक्वेशंस था जिसका यूज यहाँ पे करना है, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ 4th सेकंड। तो जो 4th सेकंड का कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो 4th सेकंड का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि इफ आई से 4 सेकंड इट मींस 1 2 3 4 4 सेकंड, बट इफ आई कंसीडर इज अ 4th सेकंड तो टाइम इंटरवल एक ही सेकंड का समझना है। टाइम इंटरवल जो है वो एक ही सेकंड का समझना है। ओके, तो वही चीज आप यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे। देखिए, क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 11, a body covers 12 meter in a second। ओके, सेकंड के अंदर 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। 20 मीटर इन अ 4th सेकंड। ओके, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकंड? अब इन दोनों बातों को समझिएगा। 4th सेकंड यानी वो पर्टिकुलर एक ही सेकंड का टाइम इंटरवल है जिसमें 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है 4 सेकंड, मतलब पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड और चौथा सेकंड, टोटल इन अ 4 सेकंड टाइम। ओके, आफ्टर द 5th सेकंड, मतलब टोटल 4 सेकंड का काउंट करना है, और वो भी 5th सेकंड के बाद। तो 5th सेकंड के बाद 4 सेकंड यानी 6th 7th 8th एंड 9th। आई होप इट्स क्लियर। तो देखिए, हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड का फॉर्मूला था, और वो हुआ करता था Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n - 1, जिसमें u आप कहते थे इनिशियल वेलोसिटी, a कहते थे एक्सेलरेशन, n यानी n सेकंड की वो बात करते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू इज गिवन। सेकंड के लिए दिया था 12 मीटर डिस्टेंस, 4th सेकंड के लिए दिया था 20 मीटर का डिस्टेंस, nth का फॉर्मूला है हमारे पास u प्लस a/2 2n - 1। अब क्या करना था, तो n का वैल्यू 2 सेकंड्स, तो 2n - 1 में लगा दिया, आपके पास पहला इक्वेशन है वो रेडी हो गया। ठीक है, तो ये आपका पहला इक्वेशन बना, 2 2 4 4 - 1 दैट इज 3/2। तो u प्लस 3/2a इज इक्वल टू 12, ये एक रेडी था। अब 4th सेकंड के लिए भी 20 मीटर रेडी है, तो देखो 4th सेकंड है, 2 4 8 8 - 1 दैट इज 7/2। अब देखने जाओ तो यहाँ पे और यहाँ पे ये 7a/2 है, ये 3/2a है, दोनों में u जो है वो कॉमन है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन ले लूँ तो 20 - 12 भी मुझे पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सिंपल सा आइडिया लगाना। वैसे मैथ्स के हिसाब से आप चाहो तो दोनों का कोई भी तरीके से ओके आपको एलिमिनेट करना है, ताकि पूरे दो इक्वेशंस के अंदर दोनों अननोन वैल्यू है, तो दो में से एक को एलिमिनेट कर दो तो दूसरा वैल्यू अपने आप आपको मिल जाएगा। जो वैल्यू मिलता है उसको कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, तो जो दूसरा वैल्यू है वो भी आपको मिल सकता है। ओके,
तो देखिए एलिमिनेट कर दिया यानी सब्ट्रैक्शन कर दिया तो यू कैंसिल हो गया. 7a/2 that is a 3.5 and 3a/2 that is a 1.5. तो उसके हिसाब से आपको बहुत ही क्लियर सा और बहुत ही सिंपल सा आइडिया जो है वो आ सकता है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही चीज अप्लाई किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्शन किया तो 2a इज इक्वल टू a यानी a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड आया. अब जिन लोगों को ऐसा नहीं पता चल रहा है कि यार क्या किया, तो मेरा सजेशन ऑलवेज स्टूडेंट्स को ये होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या किया, तो कि लिखा है सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2. अब सब्ट्रैक्शन तो अपने को आता ही है, तो जो लिखा है उसको आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे सेपरेट बता देता हूँ दैट यू कैन डू इट इन योर बुक. ओके, जब भी ऐसा हो तो आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं. जैसे कि 1 फ्रॉम 2, तो चलो ये मैंने 2 का वैल्यू लिख दिया, u 7a/2 सब्ट्रैक्शन u minus 3a/2 20 minus 12 that is 8. यहाँ पे u है वो कैंसिल हो गया. 7a/2 3a/2 a कॉमन आ गया, बाई 2 कॉमन आ गया, 7 minus 3 यानी 4 बच गया that is 8. तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, तो आ गया ना आंसर a इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. a इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो जब भी आप ऐसे रुकते हो तो जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया उसको बस एक बार फॉलो कर लो, आपका काम है वो आसान हो सकता है. ठीक है, चलो अब यही एक्सेलरेशन का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो. मान लो इक्वेशन 1 में डाल दिया तो 2 2 जा 2 3 जा 6, 12 minus 6, so your initial speed is also ready, 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा बताया था कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकेंड बट आफ्टर 5th सेकेंड. तो डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 9th सेकेंड और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5th सेकेंड. तो वो जो टोटल 4 सेकेंड का गैप है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो करना क्या था, तो कि 5th के बाद की टोटल 4 सेकेंड्स दैट इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 9th सेकेंड, या तो उसके हिसाब से 9th सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5th सेकेंड. s इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n minus 1. ठीक है, तो ऊपर का जो प्रोसीजर किया उससे हमने इनिशियल वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड किया और उसी वैल्यू को हमने यहाँ पे लगाया, तो आपको ये आंसर मिल गया. अब देखो, जब भी न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन करता हूँ तो न्यूमेरिकल को पढ़ने का एक सिंपल सा तरीका. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल देख रहे हैं तो उस न्यूमेरिकल को पहले अच्छी तरह से पढ़िए. ओके, वीडियो को है वो धीरे धीरे जाने दीजिए. जैसे मान लो मैंने कुछ लिखा या तो यहाँ पे कोई टॉपिक या तो कोई पॉइंट जो भी मैं लिख रहा हूँ या तो यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है, तो आपको क्या करना है, पहले आप सुनिए या तो पहले आप लिखिए. तो क्या ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आपको दोनों चीजों को थोड़ा पैरेलल मैनेज करना है. जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, मैंने कुछ अंडरलाइन किया, जो जो डेटा मैंने अंडरलाइन किया वो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए. दूसरा, मैंने ऐसा कहा ये फॉर्मूला यूज किया या तो ये फॉर्मूला यूज किया, या तो फर्स्ट सिचुएशन में ऐसा बना या सेकंड सिचुएशन में ऐसा बना. तो जो डेटा आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो आप पैरेलल अपनी बुक के अंदर लिखते जाइए. ओके, या तो फॉर एग्जांपल किसी को ऐसा नहीं सेट हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पहले एक बार देख ले और उसके बाद फिर से पूरा का पूरा न्यूमेरिकल एक बार लिख ले. अंडरस्टैंड? तो ही आपकी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको मजा आएगा. यहाँ पे अगर आपने ऐसा किया कि पूरा का पूरा वीडियो देख लिया उसके बाद ऐसा सोचा कि बाद में वो न्यूमेरिकल करेंगे, ये तो नोट से ही है, तो नहीं समझ में आएगा. सो जस्ट कीप इन योर माइंड, जब भी लेक्चर अटेंड करते हो तो पेन पेपर लेकर बैठना है. जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो भी आपको लिखना ही है. अगर वो लिखोगे तो ही आपको सही सही बातें अच्छी तरह से समझ में आएगी. जैसे न्यूमेरिकल लिख दिया, अब वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, जो मैंने बोला वही का वही आप लिखो एक बार, और वो लिखने के बाद होमवर्क में आप फिर से न्यूमेरिकल से उसको नॉर्मली 2 या 3 बार लिखकर आपको सेंड करना चाहिए. क्वेश्चन समझो, पहले एक बार ऐसा हो तो क्वेश्चन लिखो, उसके बाद न्यूमेरिकल्स 2 या 3 बार लिखो, सो दैट विल बी बेटर फॉर यू. तब जाके न्यूमेरिकल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस वो बनता है.
ताकि फिजिक्स में तो ऐसा होता है कि एक न्यूमेरिकल देखो, उसके बाद जैसे दूसरे न्यूमेरिकल पे आता है तो शायद सेम कॉन्सेप्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हर एक क्वेश्चन को देखने का, समझने का तरीका अलग अलग होता है। सो वी आर जस्ट ट्राइंग कि जो गिवन डेटा है, गिवन क्वेश्चन है, उसको हमें कैसे हैंडल करना है। ओके, अगर वो बात समझ में आ गई तो आपका काम और आसान हो सकता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाया, if xyz be the distance described by a particle during pth second, qth second and rth second। जैसे ये वर्ड आया दिमाग में तो सबसे पहले दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि ये फॉर्मूला आता है nth सेकंड वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड। अब उसमें मैं sn लिखता था तो u प्लस a बाई टू 2n-1 लिखता था। अब यहाँ पे उसने pth सेकंड, मतलब यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिया जैसे कि थर्ड सेकंड या फिफ्थ सेकंड या एट्थ सेकंड, पर यहाँ पे ये क्वेश्चन एक जनरलाइज फॉर्मेट में देने का ट्राई किया एंड इट इज ऑल्सो समथिंग लाइक दे, यहाँ पे लिखा है प्रूव दैट टाइप का क्वेश्चन है। तो प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे डेटा जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं देते हैं, वो ऐसे ही एक्स वाई जेड या तो अल्फाबेटिक वैल्यू में देते हैं आपको। तो इतना समझ में आना चाहिए कि नंबर एक फॉर्मूला आएगा n सेकंड वाला, नंबर दो तीन टाइप की सेकंड्स बताई जिसको आप कह सकते हैं 4 सेकंड, 8 सेकंड एंड 12 सेकंड। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप समझिए दैट इज ए पीथ सेकंड, क्यूथ सेकंड एंड आर्थ सेकंड, ऐसा कुछ। आई होप इट्स क्लियर। तो देखिए अब प्रूव दैट क्या करना है, उसी से आइडिया लगाना है कि एग्जैक्टली करते क्या जाना है। ओके, जनरली प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चन का यही एडवांटेज होता है कि वहां पे हम देखते जाते हैं, सोचते जाते हैं, समझते जाते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या आइडिया जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है, तो क्या प्रूव करना है q माइनस आर इंटू एक्स, आर माइनस पी इंटू वाई, पी माइनस क्यू इंटू जेड। तो जो n सेकेंड जो हमें मिलेगा x y z वाला वैल्यू, तो उसी से हमें ये आइडिया है वो लगाना है कि किस में से किस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर? तो x y z बी द डिस्टेंसेस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला Sn था, तो Sn की जगह पे आप लिखेंगे x, y एंड z। अगर डिस्टेंस x है तो उसमें जो n का फॉर्मूला में n लिखा था उसकी जगह पे क्या लिखेंगे आप, p लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला इक्वेशन रेडी करके दिया, x इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू 2p माइनस 1, a बाई टू 2q माइनस 1। तो देख लीजिए x y z आ गया, p q और r आ गया। अब प्रूव दैट की रिक्वायरमेंट क्या है, q माइनस r। तो यहाँ पे q भी दिख रहा है, यहाँ पे r भी दिख रहा है, r माइनस p और p माइनस क्यू। तो अगर वो मुझे वैल्यू चाहिए तो यहाँ से इतना आइडिया क्लियर आ रहा है, जैसे कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट है q माइनस p, तो q कहाँ है, इधर, p कहाँ है, इधर। तो ये जो q भले इधर 2q और इधर 2p हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब सब्ट्रैक्शन लेंगे तो 2 कॉमन निकल कर मुझे q माइनस p मिलेगा, और इसमें से जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा वो 1 1 कैंसिल भी तो हो जाएगा। तो बस ऐसे ही सिंपल सा आइडिया आपको लगाना है। देखिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल में जनरली आप जितना आइडिया जो है उसको समझ लेंगे, उसके बाद तो बहुत ही सिंपल सा मैथ्स होता है। फिजिक्स के अंदर मैथ्स जो आता है उसमें जो बेसिक फंडा है उसमें क्या क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चार बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और यहाँ तक मुझे इतना तो पता ही है कि आप लोग को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो आता ही है। तो देखो प्रूव दैट टाइप की जो रिक्वायरमेंट थी ना, उसके हिसाब से मुझे पी क्यू, क्यू माइनस पी चाहिए था, तो क्यू माइनस पी कैसे मिलता, या तो पी माइनस क्यू, जो भी यहाँ पे सॉरी रिक्वायरमेंट क्या है अपनी देख लीजिए, हाँ क्यू माइनस आर, सॉरी क्यू माइनस आर की रिक्वायरमेंट है, आर माइनस पी की रिक्वायरमेंट है और पी माइनस क्यू की। तो क्यू और आर, तो क्या क्यू इधर है, आर इधर है, क्यू माइनस आर चाहिए, यानी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करो, आर माइनस पी आर और पी, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 करो, और p माइनस क्यू, p माइनस क्यू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो। एग्जैक्टली देखे जाओ ना तो थोड़ा सीरीज में ही मतलब सीक्वेंस में ही चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन 3 माइनस 2 कर दिया, 3 माइनस 2 सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, सॉरी माय मिस्टेक,
3 फ्रॉम 2, यानी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 किया। तो यहाँ से देखने जाओगे तो 1 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन ले सकता हूँ तो मुझे q माइनस आर मिलेगा और वो 2 2 वहाँ पे कैंसिल हो गया। तो ये हो गया y माइनस जेड अपॉन a इक्वल्स टू q माइनस आर। अब ये q माइनस आर तो यहाँ से आपको मिल जाता है। उसके बाद क्या करना था, तो कि उस वैल्यू के साथ x मल्टीप्लाई करना था और बाद में उसको ऐड करते जाना था। तो जो प्रूव दैट वाला दिया है बस उसी को फॉलो करना है। इट इज जस्ट अ सिचुएशनल क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो q माइनस आर रेडी, r माइनस पी रेडी, p माइनस क्यू भी रेडी, इंटू एक्स इंटू वाई और इंटू जेड कर दिया। ओके, अब जैसे वो कर दिया तो इस वैल्यू के साथ x, इस वैल्यू के साथ y और इस वैल्यू के साथ हमने z मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में इन तीनों को ऐड कर दिया। जैसे ही सबको ऐड कर दिया सबका डिनोमिनेटर कॉमन आ गया। अब जैसे ही डिनोमिनेटर कॉमन आ गया इस ब्रैकेट को ओपन कर दो। जैसे ही ब्रैकेट को ओपन किया यू ऑब्जर्व इट, एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड प्लस, तो ओवरऑल वैल्यू मिल गया और हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव वाला आइडिया आ गया। प्रूव करो इन सब का वैल्यू 0 हो जाए। तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस का यही तो बेनिफिट होता है, हमें पता होता है कि हमें करना क्या है। क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसा है a ball thrown vertically upward with a speed of 19.6 मीटर पर सेकेंड। जब भी मैं क्वेश्चन समझाता हूं तो आप सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको आप मत देखिए। रीजन इज दैट कि जब मैं समझा रहा हूं तब अगर आप ये सब कुछ पढ़ेंगे तो आपका जो समझने वाला पार्ट है वो आपका मिस आउट हो जाएगा। सो बेस्ट पार्ट इज दैट कि जब हम यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यू जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन। जितना आप ऐसा कर सकते हो उतना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। Because when you just understand the question properly, तो आपको न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है या तो यहाँ पे क्या दिया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको कैसे डील करें, उसमें कौन कौन से पॉइंट सोचने चाहिए, उसमें कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना चाहिए। सो द बॉल थ्रोन इन वर्टिकली अपर डायरेक्शन, अगर मान लो मैंने उस पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर किया, इफ आई थ्रो बॉल इन अपर डायरेक्शन इट मींस इट इज अगेंस्ट ग्रेविटी। व्हेन आई थ्रो अगेंस्ट ग्रेविटी तो एक बॉल एक हाइट तक आएगा और वहां पे आने के बाद वो वापस कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ओके, ये हाथ थे इसलिए ऐसा किया, बाकी बॉल तो ऐसा उल्टा होने की जरूरत नहीं है, बॉल ऊपर तक आया और वहीं से वापस नीचे आएगा। आफ्टर कवरिंग सम पर्टिकुलर डिस्टेंस उसका वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 हो जाता है और फिर से धीरे नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ता जाता है। अब उस बात को समझना है आपको कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो, उसके ऊपर लगने वाला जो एक्सेलरेशन है दैट्स कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वैल्यू हैविंग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो एक्सेलरेशन है वो दोनों ही किस्सों में सेम रहता है। बट व्हेन आई थ्रो ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज अगेंस्ट ग्रेविटी, अगर मैं वो वाला साइन कन्वेंशन यूज करता हूँ जो हमने कहा था, दो टाइप के साइन कन्वेंशन है जिसमें एक में आप सिर्फ एक्सेलरेशन का साइन कन्वेंशन कंसिडर करो, अगेंस्ट हो नीचे से ऊपर हो तो नेगेटिव, इन द डायरेक्शन हो यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव, वो साइन कन्वेंशन चलता है। बट इफ यू कंसिडर कि नहीं मुझे सभी का साइन लेना है, पोजीशन का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का, तो हम जहां से थ्रो करते हैं उसको ओरिजिन समझो, जहां से भी थ्रो करते हो उसको ओरिजिन समझो। अगर कोई बिल्डिंग से हाइट से थ्रो किया तो बिल्डिंग का जो हाइट है टेरेस से उसको आप ओरिजिन समझो, वहां से ऊपर पॉजिटिव, वहां से नीचे नेगेटिव। अगर मैं जमीन पे खड़े खड़े ही थ्रो कर रहा हूं तो दैट लैंड इट्स कंसिडर्ड एज ओरिजिन, वहां से ऊपर गया पॉजिटिव, कोई नीचे आया तो नेगेटिव। पर वहां पे आपको सभी का साइन कन्वेंशन अच्छी तरह से देखना पड़ता है। दोनों ही वैलिड है, दोनों ही किस्से में सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस।
ओके, बस साइन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे हमने ऐसा कह दिया, बॉल थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी पहला इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अगेंस्ट ग्रेविटी था इसलिए g -9.8 आ गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रिटर्न टू द अर्थ इन 6 सेकंड, यानी मैंने जो थ्रो किया हुआ है वो टॉप ऑफ द टावर से थ्रो किया हुआ है इन 6 सेकंड। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कौन सी हाइट से मैंने बॉल को थ्रो किया। ओके, रिटर्न टू द अर्थ मतलब मैं टावर की हाइट पे खड़ा हूं, बॉल थ्रो हो चुका है, मैक्सिमम हाइट ट्रैवल कर लिया हुआ है, वेलोसिटी 0 हो गया, वहां से वापस नीचे आ गया। ये सब कुछ हुआ सिर्फ 6 सेकंड के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये वाली बात, तो जहां पे मैं एक्सप्लेन करूं तब आप सिर्फ मुझे देखिए और उसके बाद जहां पे जिसका रेफरेंस देता हूं उसको देखिए। अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और अगर आप आगे आगे पढ़ते जाओगे तो गड़बड़ शुरू हो जाएगी। ओके, सो हियर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे दिया हो फिर भी आप, जब मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप ध्यान उसी में दे। ओके, तो आपको न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है वहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, यानी उसका इनिशियल स्पीड यहाँ पे था 19.6 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे जब पहुंचा तो इस हाफ के लिए उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, पर जैसे वो यहाँ से नीचे गया तो उसी पोर्शन के लिए इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। यहाँ से ऊपर जाने के लिए कोई टाइम लगा जिसको हमने t1 कहा, नीचे आने के लिए जो टाइम लगा उसको t2 कहा, पर t1 प्लस t2 है वो टोटल बता दिया कितना लेना है, 6 सेकंड लेना है। तो इनिशियल स्पीड था मेरे पास, अगेंस्ट ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन था। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा आइडिया उसने लगा दिया कि s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ GT²। अब ये जो आप कह रहे हैं ना कि नेट डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू माइनस h लिया, तो वहां पे आइडिया क्या लगाया गया, क्योंकि नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। मतलब मैं नीचे से, मतलब कोई हाइट से मैंने ऊपर थ्रो किया, वहां जाने के बाद हम नीचे की डायरेक्शन में गए तो थ्रो हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में, बॉल आया नीचे की डायरेक्शन में, दोनों फिनोमेना एक दूसरे से अपोजिट हुआ, इसलिए वहां पे माइनस साइन लिया। वैसे हाइट नेगेटिव तो नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे वो माइनस है, वो आप देखेंगे आगे कि वो अल्टीमेटली उस माइनस का कोई इफेक्ट जो है वो कहीं देखने को अपने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये आपका s का वैल्यू हो गया, माइनस h बोल दिया जो अपने को फाइंड करना है, और h का मतलब होता है क्या, क्योंकि h का मतलब होता है हाइट ऑफ द टावर। ut प्लस हाफ at², इनिशियल वेलोसिटी दिया था t सेकंड, कंप्लीट जो कुछ भी हुआ वो 6 सेकंड के अंदर हो गया। एक्सेलरेशन नेगेटिव था, अगेंस्ट ग्रेविटी हमने थ्रो किया था, तो ये सब कुछ 6 सेकंड के अंदर हो गया। तो देखिए यहाँ पे -58.8 आया जो h का वैल्यू था। अब मान लो मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं ये लाइन ही कंसिडर ना करूँ, मैं s एज इट इज रखूँ, तो ये h का जो वैल्यू आता वो अल्टीमेटली -58.8 आता। तो हाइट नेगेटिव तो हो नहीं सकता कोई टावर का, तो माइनस साइन फिर से हम ऐसा कह देते कि इग्नोर माइनस साइन, या तो ऐसा ना कहना पड़े, इसलिए हमने यहाँ पे पहले से h को नेगेटिव ले लिया। दिस इज द आइडिया हाउ टू डील विद द न्यूमेरिकल। आई होप इट्स क्लियर। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को आप जनरली 2 बार देखेंगे तो ज्यादा पता है वो चल सकता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक आइडिया कि हमें कैसे ये डिस्टेंस मिलता है। अब देखो 58.8 है, अब इसको देखने का एक दूसरा नजरिया बताता हूँ। सिचुएशंस आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक हाइट से ऊपर गया, इनिशियल स्पीड दिया था 19.6 और उसके बाद वो टोटल डिस्टेंस ऊपर गया, वहां से नीचे आया, टोटल 6 सेकंड में काउंट किया, ट्रैवल किया। ठीक है, तो देखो तो ऐसा नहीं होता है फिजिक्स के अंदर कि कोई भी इक्वेशंस बस एक ही तरीके से हो, आप उसको अलग अलग तरीके से भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे दूसरा कोई तरीका अप्लाई करने की ट्राई करूँ, तो दूसरा तरीका है उसमें मैं ऐसा समझता हूँ, पहले क्वेश्चन का आइडिया दे देते हैं। क्वेश्चन में ऐसा बताना है कि एक हाइट है टावर का, ठीक है, मान लो वहां से x डिस्टेंस तक बॉल गया,
और उसके बाद वो वापस नीचे आया, ठीक है। तो जब यहाँ से बॉल थ्रो किया तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी दिया है 19.6 मीटर पर सेकंड का, वो मीटर पर सेकंड यहाँ पे नहीं है पर समझ लेते हैं। जैसे वो यहाँ पे पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी 0 था x के लिए। जब वो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको t1 टाइम लगता है, और मान लो ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए t2 टाइम लगता है, पर जैसे मैंने कहा था कि टोटल टाइम तो लगेगा t1 प्लस t2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड, वो हमें पता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ फॉर x डिस्टेंस, तो x डिस्टेंस के लिए आप कर सकते हैं v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax या तो 2as, जो भी आप कहना चाहो वो। तो देखो उस पोर्शन के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 है तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 19.6 है और उसका स्क्वायर करना है तो 19.6 ऐसे 2 बार लिख दिया। वहां पे -2 आएगा और एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो -9.8 लिया था, ठीक है। तो ये आ गया आपका -9.8, ताकि वो अगेंस्ट जा रहा था तो माइनस माइनस तो चलो खैर प्लस हो गया। 2 इंटू 9.8 दैट इज 19.6, यानी ये एक वैल्यू कैंसिल हो गया, तो ये आपका x का वैल्यू बन जाता है। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो कि 19.6 मीटर इज ए x डिस्टेंस, मतलब जितना ऊपर जाएगा उतना ही 19 पॉइंट्स नीचे आएगा, उसके बाद टावर स्टार्ट हो रहा है, तो पूरा x प्लस h डिस्टेंस जो है वो t2 टाइम में ट्रैवल कर रहा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि नीचे से ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगता है, तो देखिएगा कि इस मेथड में आपको कितने सारे पॉइंट सोचने पड़ते हैं। ये x मिल गया, ठीक है। अब ये x डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा, तो कि v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 19.6, एक्सेलरेशन 9.8 इंटू t1 टाइम। इसको इधर शिफ्ट कर दो तो t1 इज इक्वल्स टू 19.6 डिवाइड बाई 9.8, तो ये मिल गया आपको 2 सेकेंड। तो t1 2 सेकेंड हो गया तो डायरेक्टली पता चल गया t2 कितना लगेगा 4 सेकेंड, यानी t2 मुझे मिल गया 4 सेकेंड। अब ये 4 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो x भी हो रहा है और h भी हो रहा है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दैट 4 सेकेंड, पहला वो x वाला पोर्शन ऊपर से नीचे वाला, मतलब ऊपर तो पहुंच चुका था पर वो पहले x डिस्टेंस, यानी मैं ये पोर्शन की बात कर रहा हूँ जैसे वो यहाँ पे पहुंच चुका है, पर ये वाला डिस्टेंस मतलब उतना x वापस तो ट्रैवल करेगा ही करेगा, और बाद में ये हाइट ऑफ टावर आएगा। तो अब मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, तो कि x प्लस h, यानी फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जब वो ऊपर से आ रहा है तो फ्री फॉल जैसे ही करेगा तो वो तो 0 हो गया, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, इसलिए मैं हाफ जी टी स्क्वायर के हिसाब से 9.8 ले लूँ, और कितना टाइम लगेगा 4 सेकंड जितना टाइम लगेगा, तो उसका स्क्वायर कर दिया। तो देखो अब आपको h फाइंड करना है, ठीक है। तो हाफ 9.8 इंटू 4 4 16 माइनस x, और x का वैल्यू था 19.6, इसको कैलकुलेट करो और आंसर चेक करो। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर चेक करेंगे तो सीधा सीधा आंसर 58.8 मीटर जो अभी हमें मिला था वही का वही आता है। सो दिस इज द अनदर मेथड जिससे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स हम क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। जो मेथड हमने दिया हुआ है वो मेथड में बहुत सिंपल सा पॉइंट सोचा, इनिशियल वेलोसिटी आ गया, ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे भी आ गया, ठीक है। टोटल टाइम दिया था, इनिशियल वेलोसिटी दिया था, ये पोर्शन मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हाफ यानी x वाला, x जितना ऊपर जाएगा तो उसके लिए टाइम फाइंड करना पड़ा, तो टोटल टाइम में से वो टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्री फॉल के लिए कितना टाइम लगता है वो पता चल जाता। ओके, तो दोनों ही मेथड वैलिड है। यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होता है कि ये वाले से करो या वो वाले से करो, आपको जिससे समझ में आए आप उससे कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। ओके, चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, बट हाँ आई ऑल्सो सजेस्ट कि कोई भी क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से मत ट्राई करिए, ताकि अभी आप सीख रहे हैं।
और जब आप सीख रहे हो ना, तो नए नए तरीके अभी मत अप्लाई करिए, थोड़ा सा समझ में आने लगेगा, उसके बाद कुछ चीजें सोचिए, ताकि जब आप नए नए जब पढ़ रहे हो तभी अगर आप करने लगोगे ना, तो आपको सही क्या और गलत क्या उसका पता ही नहीं चलेगा, और कुछ मजेदार होने की बजाय वो आपका काम बिगड़ने लगेगा। ओके, अगर कहीं पे वो आइडिया काम नहीं कर रहा है तो शायद आपको बुरा भी लगेगा कि यार ऐसे कैसे नहीं हो रहा है, तो आपको हो सकता है कुछ बेसिक कंडीशंस या तो अंडरस्टैंडिंग ना हो, उस वजह से ऐसा भी हो सकता है। अब देखो, ये क्वेश्चन में भी थोड़ी बहुत आइडिया वैसे ही लेना है, समझते जाते हैं। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैंने बॉल को नीचे से ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था ना वैसे की वैसी सिचुएशन बनी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टेरेस पे खड़ा हो, वहां से मैंने फिर से बॉल को ऊपर थ्रो किया। ठीक है, अब फिर से उसी के जैसा सिचुएशन बनेगा, जो भी स्पीड से मैंने थ्रो किया, आफ्टर कवर सम हाइट, वहां पे उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हाइट यानी ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से आपका h हो गया 25। हाउ हाई विल द बॉल राइज, यानी कितना वो ऊपर जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी है, अगेंस्ट ग्रेविटी है यानी g नेगेटिव ले सकते हैं, और फाइनल वेलोसिटी वहां पे 0 हो जाएगा। तो हाउ हाई यानी देख लीजिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as या तो 2gs, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड g अगेंस्ट ग्रेविटी था इसलिए माइनस ले लिया। एट हाइट हाईएस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ताकि वो वहां पे मोमेंटली रुकता है और उसके बाद उसका डायरेक्शन चेंज होता है। ओके, समझ में आता होगा। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाँ फॉर फिजिक्स, कि जब भी कोई न्यूमेरिकल हम समझ ले उसके बाद ऑन द स्पॉट उसको 2 या 3 बार नहीं लिखते हैं, तब तक वो न्यूमेरिकल आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता है। और जिस तरीके से आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है या तो दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो, इफ यू ट्रीट दिस सब्जेक्ट आल्सो इन द सेम वे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर फिजिक्स में रिजल्ट चाहिए तो जैसे हम बताते हैं वैसे ही फॉलो करना है। इफ यू से दैट हम मैथ्स में ऐसा करते हैं या तो करते थे, वो बात यहाँ नहीं काम करती है, ताकि ये मैथ्स नहीं है। हाँ, एक बार समझ लिया तो उसको लर्न करने की क्या जरूरत है, रट्टा क्यों मारने का, नहीं नहीं, इट इज नॉट कॉल्ड टू क्रैमिंग। ओके, इसको कहते हैं एक बार समझकर 2 बार या 3 बार लिखने से आपको उसका मेथड जो है वो दिमाग में सेट होता है, और हर एक क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शंस को वर्ड टू वर्ड फॉलो करेगा, रिजल्ट उसी को मिलता है। आज मानो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो कल तो मानना ही पड़ेगा, और फिर भी नहीं मानोगे तो रिजल्ट आपके सामने ही होगा। ओके, सो इट इज नॉट लाइक दैट कि समझने के बाद 2-3 बार लिखना वो बेसलेस है वगैरह वगैरह वगैरह। रिजल्ट जो है वो लिखने से आता है, कॉन्फिडेंस लिखने से बनता है, तो लिखना कंपलसरी है, जितना लिखा उतना ज्यादा मार्क्स आएगा। ओके, अगर आप हमारे ही इंस्टीट्यूट के कोई और स्टूडेंट्स को जानते हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, ओके, उससे रेफरेंस ले सकते हैं अगर रिजल्ट अच्छा आया है तो, और बुरा आया है तो अब कुछ और बताने की जरूरत ही नहीं है, डेफिनेटली उसने फॉलो ही नहीं किया होगा। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा, रिजल्ट उसी को मिलता है। ओके, तो सिचुएशंस को समझिए, गिवन डेटा के ऊपर काम करिए, क्या फॉर्मूला दिया हुआ है उसको सोचिए। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हमारा बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ओके, व्हाट टू थिंक एंड हाउ टू थिंक, क्या सोचना है और कैसा सोचना है। क्लियर? तो देखिए, यहां से आपको मिल गया कि भाई वो 20 मीटर हाइट तक जाएगा, उसके बाद बॉल नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर नीचे से ऊपर तो 21 स्टोरी का बिल्डिंग था ही, नेगेटिव सेंस अगेन टेकन, ताकि अब वो ऊपर से नीचे आने वाला है। ठीक है, तो देखिए वहां पे उसने ऐसा बताया कि अगर उसी का डिस्प्लेसमेंट हम काउंट करें, तो यहाँ पे ऐसा बताया कि उसका इनिशियल स्पीड, वो ये वाला जो फॉर्मूला लगा है ना, वो जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सिंपल लगाया था ना, उतना ही लगाया। आई रिपीट, ये जो वाला किस्सा है ना, वो क्या बताता है,
जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लगाया था ना h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वही का वही डायरेक्ट किया हुआ है। ताकि कितनी हाइट से बॉल थ्रो किया, तो के 25 मीटर से, कितनी स्पीड से, तो के 20, अगेंस्ट ग्रेविटी, तो क्या हाँ g यहाँ पे 10 लिया हुआ है। तो इट इज ऑल्सो लाइक दैट कि कहाँ g 10 लेना, कहाँ g 9.8 लेना, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करने का। ऊपर जो क्वेश्चन था वहां पे वेलोसिटी 19.6 था, तो 9.8 टू जा 19.6 हो रहा था, तो वहां पे 9.8 लेना कन्वीनियंट था, यहाँ पे 10 लेना कन्वीनियंट था। और यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात आप सोच सकते हैं कि 9.8 और 10 कोई इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। ओके, सो जस्ट रिलैक्स, और उससे भी एग्जाम में भी कोई बड़ा फर्क या छोटा फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू कैन टेक एनी वैल्यू। ओके, तो देखो ऊपर जो क्वेश्चन था एग्जैक्ट वही का वही फंडा लगाया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना और टाइम मिल गया 5 सेकंड। तो टोटल नीचे से मतलब थ्रो किया तब से लेकर ये वाला का पूरा टाइम 5 सेकंड आ गया। द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉल, ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉल मतलब क्या, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बताया गया कि वो ऊपर भी गया और वापस वहां से वो नीचे भी आया। तो पहले वो बता देते हैं कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन में पूछना क्या चाहते थे। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब 5 सेकंड तक वो एयर में रहा, एंड ट्रेस द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉल। तो ऊपर का जो फिगर था ना एग्जैक्ट वही का वही फिगर बनेगा। ओके, तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन समझाने के लिए बेस क्वेश्चन बनाकर आपको दिया हुआ था। ओके, कि वो वाई डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करेगा। बात हो गई खत्म। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। A ball thrown up is caught by the thrower after 4 seconds. ऊपर गया वापस नीचे आया, बॉल थ्रो किया नीचे आया, टोटल टाइम 4 सेकंड लगा। जितने टाइम में बॉल ऊपर गया उतने टाइम में बॉल नीचे आया। अगेंस्ट ग्रेविटी, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, हाउ हाई डिड इट गो एंड विथ व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन। जैसे वो ऊपर पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 था, इनिशियल कुछ था, वो क्या है वो बताना है। How far was it below the highest point 3 seconds after it was thrown? तो 3 सेकंड के बाद वो कहाँ पे रहा होगा। तो क्वेश्चन को एटलीस्ट फिजिक्स का एक रूल ये भी होता है कि कोई भी न्यूमेरिकल उसको मिनिमम 2 से 3 बार आपको पढ़ना ही चाहिए। पहले पढ़ने से हल्का आइडिया आता है, दूसरी बार पढ़ने से आपको पता चलता है कि डेटा क्या क्या दिया है, तीसरी बार पढ़ने से सिचुएशंस का पता चलता है अगर आपको सच में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो। और मेरे हिसाब से आपको ऐसा ही करना चाहिए। तो देखिए, एज अ टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, जितने टाइम में वो ऊपर जाएगा ऑफ कोर्स उतने टाइम में नीचे आएगा। द रीजन इज दैट दोनों किस्सों में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर तो सेम ही लगता है भाई। क्लियर? इसलिए ऊपर जाने का नीचे आने का दोनों का टाइम सेम एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। पहला पॉइंट क्लियर। अपवर्ड मोशन में इनिशियल कितना है वो नहीं पता है, पर ऊपर गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। कितने टाइम में गया, तो 2 सेकंड में, और g हो गया 9.8। तो हमारे पास फॉर्मूला था v इक्वल्स टू u प्लस 80। क्लियर? अगेंस्ट ग्रेविटी माइनस 9.8 आ गया, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल जाता है 19.6 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब वो मैक्सिमम हाइट अटेंड कितना करेगा, तो क्या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो क्या भाई कितनी स्पीड से थ्रो किया गया 9.6। कितने टाइम में ऊपर गया, तो क्या 2 सेकंड। तो 19.6 2 सेकंड अगेंस्ट ग्रेविटी, इसलिए आंसर आ जाता है 19.6 मीटर। क्लियर? वैल्यूज प्रॉपरली रखने का और आंसर को चेक करने का। अब 3 सेकंड में वो कितना ट्रैवल करेगा, तो यहाँ पे मजेदार बात, 2 सेकंड में ऊपर गया 2 सेकंड में नीचे आएगा, मतलब पहले 2 सेकंड में तो 19.6 ट्रैवल कर चुका है। अब जो नीचे आता है तो ऐसा नहीं सोचना है कि वो 19.6 का आधा ही करेगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, वो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको बताएगा। डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर 3 सेकंड आफ्टर इट वाज थ्रोन। ओके, तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल इन 1 सेकंड फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। क्यों ऐसा लिखा, तो कि ऑलरेडी जहां से थ्रो किया वहां से हाईएस्ट पॉइंट ट्रैवल करने में 2 सेकंड तो लग गया, टोटल 3 सेकंड लेना था, तो 19.6 तो ऊपर वाला हो गया। अब यहाँ से सिर्फ नीचे आने के लिए 1 सेकंड के बाद ही उसका डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो आफ्टर 1 सेकंड हाफ 80 स्क्वायर GT स्क्वायर के हिसाब से वो 4.9 मीटर ही
रहेगा। आई होप इट्स क्लियर। ओके, तो आज जितने हमने क्वेश्चंस किए, तो ये हुआ आपका 15 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, ठीक है। तो 15 तक आपको करना है। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमने किया था 12th एज वेल एज 11th। ओके, तो आज का जो होमवर्क है उसमें हम ऐड करते हैं कुछ कुछ बातें। देखिए, आपका जो होमवर्क रहेगा उसमें रहेगा पार्ट 2 से क्वेश्चन नंबर 9 से फिर से मैं दे रहा हूँ, वो सभी आपको लिखने हैं ताकि वो क्वेश्चंस काम के हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है। इसके साथ साथ पार्ट 4 है, उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस थ्योरी वाले हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल से है, नोट्स आपके पास है, तो वो क्वेश्चंस पढ़ते जाना है, लिखते जाना है। कुछ नहीं समझ में है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो उसमें आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, और आप सबको पता है कि ये और ये दोनों के दोनों कितनी बार लिखने हैं, तो कि सब कुछ आपको लिखना है ट्वाइस। ओके, और लिखकर आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से पढ़िएगा, कुछ समझ में ना आए तो पूछिएगा। ओके, अभी यहाँ तक रख।